तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेव्स। सो फ्रेंड्स, हम लास्ट क्लास में जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है वो देख रहे थे, नदी जोड़ो परियोजना। तो वहाँ पर मैंने पूरी नदी जोड़ो परियोजना का समग्र अध्ययन आपको एक प्रस्तुत किया था, जिसमें नदी जोड़ो परियोजना क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इसके मार्ग में बाधाएं क्या हैं, इसकी हानियाँ क्या हैं, सारा का सारा कुछ बताया था। और केन बेतवा लिंक पर हम पहुँच गए थे। तो आज हमारा टॉपिक है केन बेतवा लिंक। उसके पहले हम लास्ट क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, नदी जोड़ो परियोजना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? थॉमस आर्थर कॉटन। ठीक है ना फ्रेंड्स, थॉमस आर्थर कॉटन। ये कौन थे? तो ये एक ब्रिटिश सिविल इंजीनियर थे, जिनके मन में ये विचार जो है 1858 में आया था। उसके बाद ये जो परियोजना है ठंडे बस्ते में चली गई, यदा कदा विचार होता रहा। इसके बाद फ्रेंड्स, जो नदी जोड़ो का विचार आर्थर थॉमस कॉटन के बाद आने के बाद 1980 का जो ईयर है वो इम्पोर्टेंट है। 1980 में मोरारजी देसाई वाली सरकार के काल में अंतरा बेसिन अंतरण योजना पर विचार किया गया। अंतरा बेसिन अंतरण योजना नदी जोड़ो परियोजना का ही एक नाम है। तो अंतरा बेसिन अंतरण परियोजना योजना पर विचार किया गया और इसमें 30 नदियों के लिए रूपरेखा बनाई गई, जिसमें 14 जो हिमालयी नदी तंत्र की नदियां थीं और 16 प्रायद्वीपीय भारत की नदियां थीं। तो कुल नदियां हो गई 30। इसके बाद फिर 1982 इंपॉर्टेंट है, जब राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का गठन किया गया। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी या अथॉरिटी, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया गया जुलाई 1982 में। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद 2002 में नदी जोड़ो परियोजना पर व्यापक रूप से विचार किया गया। पूरा अनुमान लगाया गया कि कितनी नदियों को जोड़ना, उस पर क्या राशि व्यय आएगी और क्या उससे लाभ हो सकते हैं। तो 2002 में इसकी एक रूपरेखा खींची गई कि 30 नदियों को जोड़ने से 87 मिलियन हेक्टेयर भूमि को जो है जल की सिंचाई उपलब्ध हो पाएगी, 34,000 मेगावाट विद्युत उत्पादित हो पाएगी और $123 बिलियन इस पर खर्च आएगा। कहने का अभिप्राय है कि 2002 में इसमें कुछ प्रगति हुई, किंतु उसके बाद एनडीए की सरकार चली गई। 2005 में जहां 30 नदियां थीं, 14 हिमालयी तंत्र की नदियां और 16 प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, उसमें कुछ अंतर्राज्यीय नदियों को भी जोड़ दिया गया। कितनी नदियां जोड़ी गई? 37 नदियां, अंतर्राज्यीय नदियों को भी इसमें नदी जोड़ो परियोजना में शामिल किया गया। वास्तविक प्रगति जो हमको इसमें देखने को मिलती है वो 2014 के पश्चात देखने को मिलती है, जब नदी जोड़ो परियोजना पर व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया और एक एक करके उन पर जो है कि किन परियोजनाओं को हम अग्रसर कर सकते हैं विचार किया जाने लगा। इस दिशा में नदी जोड़ो परियोजना जो है आपकी, उसकी प्रथम कड़ी के रूप में केन बेतवा लिंक समझौता संपन्न हुआ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच कब हुआ? 22 मार्च 2021 को। 22 मार्च 2021 को यह केन बेतवा लिंक समझौता संपन्न हुआ, जिससे केन बेतवा लिंक जो है करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आता है 2022-23 में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 5 नई परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की। तो आज हम केन बेतवा लिंक और कुछ नई स्वीकृत परियोजनाओं को देखेंगे फ्रेंड्स। ओके, और अभी जो है नीरा प्रस्तावित है केंद्र सरकार की ओर से। नीरा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंटरलिंक, किसका इंटरलिंक? इंटरलिंक ऑफ रिवर अथॉरिटी। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में डिटेल में समझा दिया था। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर। हमारा आज का मेन टॉपिक है केन बेतवा लिंक। ओके फ्रेंड्स, सो केन नदी के बारे में हम पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। बेतवा नदी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। बेतवा नदी का उद्गम कहां से होता है? कुमरा गांव, रायसेन से होता है। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है और ये रायसेन जिले से आगे निकल करके विदिशा, सागर के बाद अशोकनगर और शिवपुरी की ललितपुर के साथ या उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती हुई, फिर ललितपुर और झांसी की सीमा बनाती हुई पुनः मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है और टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले के बाद होते हुए कहां पर? यमुना में मिल जाती है। कहां पर? हमीरपुर के निकट। वहीं केन
केन नदी का उद्गम ये कटनी जिला के उत्तर पश्चिमी भाग से कैमूर श्रृंखला की उत्तर पश्चिमी ढलानों से इसका उद्गम होता है और ये पन्ना जिले में प्रवाहित होते हुए, पन्ना जिले इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत सारी योजनाएं हैं। पन्ना जिले, फिर पन्ना जिले के बाद पन्ना छतरपुर की सीमा प्रवाहित होते हुए बांदा जिले में कहां पर मिल जाती है, जाकर के यमुना में मिल जाती है। अब नदी जोड़ो परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जल अधिशेष जहां पर है, मतलब जहां पर जल आधिक्य में है वहां से जल को ट्रांसफर करना, जहां पर जल की उपलब्धता कम है, जहां पर जल की कमी है, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो केन बेतवा लिंक में क्या प्रस्तावित है? केन नदी से जो जल है वो किस में ले जाना प्रस्तावित है? आपका बेतवा रिवर में ले जाना प्रस्तावित है। आपको बता दिया जाए कि केन भी एक प्रायद्वीपीय नदी है और बेतवा भी। तो इनमें बारिश के मौसम में जहां भयानक बाढ़ रहती है, वहीं गर्मियों के मौसम में इनकी हालत बहुत खराब हो जाती है और जगह जगह पर ये लगभग सूख जाती हैं। फिर भी बेतवा की मात्रा में केन में जल की उपलब्धता कुछ अधिक है, तो केन से जल का ट्रांसफर किया जाएगा किसमें? बेतवा नदी में। अब कहां से ट्रांसफर जो जल किया जाएगा वो किस तरह से किया जाएगा? तो इसके लिए फ्रेंड्स पन्ना जिले में एक बांध का निर्माण किया जा रहा है जिसका नाम है दोधन बांध। कौन सा बांध है फ्रेंड्स? दोधन बांध। दोधन बांध कहां पर निर्मित किया जा रहा है? तो दोधन बांध निर्मित किया जा रहा है पन्ना जिले में। ये 77 मीटर ऊंचा बांध और 230 मीटर लंबा बांध होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 77 मीटर ऊंचा और 230 मीटर लंबा बांध, दोधन बांध कहां पर? पन्ना जिले में केन नदी पर निर्मित किया जा रहा है। अब इस बांध के निर्मित होने से जो जलाशय होगा, जलाशय से फिर एक नहर निकाली जाएगी। जो नहर होगी कितनी लंबी? तो नहर की लंबाई होगी 221 किलोमीटर। कितनी लंबाई होगी? 221 किलोमीटर। ये पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, झांसी और निवाड़ी जिलों में प्रवाहित होगी। कहां कहां पर प्रवाहित होगी? पन्ना से निकलेगी, छतरपुर, टीकमगढ़, झांसी और निवाड़ी जिलों में प्रवाहित होगी और जाकर के किस में मिलेगी? ये जाकर के मिल जाएगी बेतवा नदी में। यहां पर दो बांध बनाए गए हैं जो पानी आएगा उसको रोकने के लिए, एक बावरा सागर या भावरा सागर और दूसरा परीक्षा बांध। ये दोनों जो आधिक्य का जो जल आएगा उसको समायोजित करेंगे ये दोनों बांध। तो अभी तक हमने क्या देखा? दोधन बांध बनेगा, पन्ना में 77 मीटर ऊंचा है। नहर जो है वो 221 किलोमीटर लंबी दोधन बांध के पास से निकाली जाएगी और ये नहर जाकर के मिलेगी बेतवा में, 5 जिलों से होकर के प्रवाहित होगी। अब फ्रेंड्स, ये जो केन बेतवा लिंक है इससे बुंदेलखंड की ये पूरा का पूरा एरिया जो है आपका बुंदेलखंड, मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि पूर्वी भिंड से लेकर के फिर दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और यहां पर टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और पश्चिमी पन्ना का जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड आता है। वहीं ललितपुर, झांसी, जालौन, फिर आपका महोबा, बांदा, ये जो जिले हैं यूपी के ये बुंदेलखंड में आते हैं। तो बुंदेलखंड के लगभग 10.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होने की संभावना है। केन बेतवा लिंक से बुंदेलखंड के 10.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। वहीं लगभग 62 लाख लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिलेगा। ठीक है ना, स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। कितने लोगों को? 62 लाख लोगों को। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है ये सामान्य वर्षा वाला क्षेत्र है और यहाँ पर सूखे की विकराल स्थिति रहती है। तो इस तरीके से जल की उपलब्धता होने से सूखे की स्थिति से भी निजात पाया जा सकेगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गया। अब इसी परियोजना के द्वारा 103 मेगावाट बिजली उत्पादन की भी संभावना है। कितनी बिजली उत्पादित की जा सकेगी? 103 मेगावाट, जिसमें 27 मेगावाट जो है वो सौर ऊर्जा की भी जो परियोजना है वो स्थापित की जाएगी। 27 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी। इसका जो खर्च है पूरा केन बेतवा लिंक का लगभग 46,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से 90% की राशि केंद्र सरकार के द्वारा वहन की जाएगी और 10% की राशि जो है वो एमपी और यूपी आपस में मिलकर के व्यय करेंगे। ये एमपी यूपी की एक संयुक्त परियोजना है। तो बेटा यहां पर फोकस कर दीजिएगा जरा।
सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया केन बेतवा लिंक के बारे में, जो परियोजना है और उससे जो लाभ हो सकते हैं उसके बारे में। कल जब हम रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट देख रहे थे तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से जो हानियां हो सकती हैं उसके बारे में हमने डिटेल में वहां पर देखा था। अब केन बेतवा लिंक के स्थापित होने से क्या हानि हो सकती है, तो अकेले केन बेतवा लिंक के स्थापित होने पर जो आपका रिजर्वियर बनेंगे, मतलब जो बांध बनेंगे और जो नहर निकलेगी, उससे लगभग 20,000 लोगों के विस्थापित होने की आशंका है। 20,000 लोग जो हैं वो विस्थापित हो जाएंगे और इनके विस्थापन और पुनर्वास की समस्या खड़ी हो जाएगी। दूसरा, पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पर है? पन्ना नेशनल पार्क पन्ना जिले में है। पन्ना जिले में पन्ना नेशनल पार्क इस एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पन्ना नेशनल पार्क है, यहीं पर केन जो नदी है उसमें घड़ियाल केंद्र है। तो पन्ना नेशनल पार्क का लगभग 10% क्षेत्र जो है वो डूब में आ जाने की आशंका है। 10% क्षेत्र डूब में आ जाने की आशंका है। आपको बता दिया जाए, पन्ना नेशनल पार्क में एक समय एक भी बाघ नहीं था। बड़ी मेहनत करके वहां पर इस समय की स्थिति ऐसी बताई जाती है कि लगभग 58 बाघ हैं। तो इनके अस्तित्व को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ना सिर्फ बाघ बल्कि बाघ, सांभर, चीतल, ब्लू वुल, घड़ियाल, कछुए, केन नदी में दुर्लभ प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं वो, और दुर्लभ प्रजाति की मछली पाई जाती है वो, इन सब के अस्तित्व को गंभीर खतरा है इसके बनने से। ठीक है फ्रेंड्स, और वहीं आपको लगभग 23 लाख पेड़ों को काटे जाने की आशंका है। 23 लाख पेड़ों को काटे जाने की आशंका है। आप ध्यान दीजिएगा, विकास तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विकास अपनी गति से होता रहता है और होना भी आवश्यक है, लेकिन समायोजित विकास न हो पाने से बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं। इस समय भारत अनेक मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं भारत में, जैसे एक्सप्रेस वेज का निर्माण हो रहा है, नहरों का निर्माण हो रहा है। इसके लिए बहुमूल्य वृक्षों की कटाई की जाती है, जैसे आपका हो गया बरगद हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, आम हो गया। तो इन बहुमूल्य वृक्षों की कटाई होती है, लेकिन उसके स्थान पर वृक्षारोपण उस गति से नहीं हो पाता, और जो वृक्ष लगाए भी जाते हैं वो उतने बहुमूल्य नहीं होते हैं, बल्कि एक प्रकार से कहना चाहिए आर्टिफिशियल पेड़ होते हैं। तो उनका उस तरीके से पर्यावरणीय महत्व नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर 23 लाख पेड़ों को काटे जाने की आशंका है, जिनमें से पेड़ों की कई प्रजातियां जो हैं उनके विलुप्त हो जाने की आशंका है। और नदी जोड़ो परियोजना से व्यापक दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, इसके लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। वहां पर यदि आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि नदी जोड़ो परियोजना से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए, तो आप डिटेल में बता सकते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बहुत डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये थी केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो है मैंने आपको दी। अब वहीं पर हम आपको देख लेते हैं बजट 2022-23 में। मैं एक मिनट देख लूं कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो केन बेतवा लिंक हो गया हमारा। अब हम देख लेते हैं कि जो दो बजट 2022-23 में कौन कौन सी नई परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है। बजट 2022-23। ओके फ्रेंड्स, तो बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 नई इंटरलिंकिंग रिवर परियोजनाओं को स्वीकृति दी, जिसमें एक है आपकी दमन गंगा पिंजाल, दमन गंगा और पिंजाल। दूसरा है पार ताप्ती नर्मदा। तीसरा है गोदावरी कृष्णा। ओके, चौथा है कृष्णा और पेन्नार, और पांचवा है पेन्नार कावेरी। इन 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें ये 3 परियोजनाएं तो लगभग एक ही बृहद परियोजना का हिस्सा हैं। गोदावरी का पानी कावेरी तक पहुंचाने के लिए गोदावरी कृष्णा पेन्नार कावेरी लिंक। तो हम देखते हैं सबसे पहले पार ताप्ती नर्मदा लिंक। ओके फ्रेंड्स, पार ताप्ती क्योंकि ये हमारे एमपी से रिलेटेड है, तो हम जानते हैं कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकल करके
और प्रवाहित होते हुए कहां पर, खंबात की खाड़ी में समाहित होती है। वहीं ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल की मुल्ताई की पहाड़ी है और यह बैतूल की मुल्ताई की पहाड़ी से उद्गमित होकर के सूरत के निकट कहां पर, खंबात की खाड़ी में समाहित होती है। वहीं पर आप आ जाएं तो सतपुड़ा पर्वत की जो सतपुड़ा कह रहा हूं सॉरी, पश्चिमी घाट पर्वत की पश्चिमी ढलानों से महाराष्ट्र में नासिक के निकट एक नदी निकलती है जिसका नाम है पार रिवर। सबसे पहली बात तो इसको पार ताप्ती नर्मदा क्यों कहते हैं, तो नासिक के पास से एक नदी निकलती पार रिवर और जो जाकर मुंबई के ऊपरी भागों में, मुंबई तो थोड़ा दूर हो जाएगा इसलिए इसको हम और यहां बना लें, ये यहां पर आपका समाहित हो जाती है अरब सागर में। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य है फ्रेंड्स नर्मदा, ताप्ती और पार रिवर को आपस में जोड़ना। फ्रेंड्स नर्मदा, ताप्ती और पार रिवर को जोड़ने के पश्चात इसका क्या काम होगा, तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां, यहाँ पार नदी के पास इसकी और भी छोटी छोटी नदियां हैं, तो यहाँ की जो पूरी जल उपलब्धता है उसको कच्छ और सौराष्ट्र के शुष्क क्षेत्रों तक पहुँचाना। यहाँ से जल को कहाँ पर पहुँचाना, कच्छ और सौराष्ट्र के शुष्क क्षेत्रों पर पहुँचाना। तो इसके लिए जो है आपका पार नर्मदा ताप्ती लिंक पर 7 बांधों का निर्माण प्रस्तावित है। 7 बांधों का निर्माण प्रस्तावित है। नीचे से अगर हम शुरू करें दक्षिण से तो झेरी बांध के बाद फिर आ जाता है आपका मोहन कबचली बांध, फिर आपका जाता है पाईखेड़ के बांध आ जाता है चसमांडवा बांध, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, फिर उसके बाद चिक्कर के बांध के बाद आ जाता है डाबदार बांध और केलवान बांध। इन 7 बांधों का निर्माण प्रस्तावित है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है, फोकस कर देना बेटा। तो इन 7 बांधों के निर्माण के द्वारा और 395 किलोमीटर लंबी इससे एक कैनाल निकाली जाएगी, 395 किलोमीटर लंबी नहर निकाली जाएगी, जो कि पार रिवर से होते हुए आपका किसको जोड़ेगी, ताप्ती के बाद ये जोड़ेगी आपका नर्मदा में सरदार सरोवर बांध के पास, और फिर वहां से जल अधिशेष की जो राशि है वो सौराष्ट्र और कच्छ में पहुंचाई जाएगी। तो इस तरीके से सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्र के शुष्क क्षेत्रों को जल आपूर्ति करना पार नर्मदा ताप्ती लिंक का मुख्य उद्देश्य था। किंतु पार नर्मदा ताप्ती जो योजना है वो ठंडे बस्ते में जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गुजरात में रहने वाले ये संपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, ये गुजरात है, और ये सब बांधों का निर्माण भी आपका कहां पर किया गया है, गुजरात में किया गया है। ओके फ्रेंड्स, ये सारे के सारे बांध गुजरात में निर्मित हैं। तो गुजरात के आदिवासी समुदाय द्वारा इस परियोजना का विरोध किया जा रहा है, इसलिए वहां के मुख्यमंत्री द्वारा इस परियोजना पर अस्वीकृति जाहिर की गई है। तो यह परियोजना जो है पार ताप्ती नर्मदा लिंक परियोजना ठंडे बस्ते पर जाती हुई दिखाई दे रही है। अब पार नर्मदा ताप्ती के बाद फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पार नर्मदा ताप्ती के बाद हम चलते हैं मुंबई के पास के क्षेत्रों में। तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट से एक नदी निकलती है जो फिर गुजरात, ये इस तरीके से जो सीमा है ये गुजरात की है, ठीक। तो जो फिर यहां से गुजरात होती हुई दमन में किसमें समाहित हो जाती है, अरेबियन ओशियन में, अरब सागर में। इस नदी का नाम है फ्रेंड्स दमन गंगा। क्या नाम है इसका, दमन गंगा। कहां से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है और गुजरात के दमन में जाकर के कहां पर समाहित हो जाती है, अरब सागर में। दमन जो है इस नदी के मुहाने के दोनों किनारों पर बसा हुआ है। ये महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन से होकर के प्रवाहित होती है। वहीं पर इसी के जस्ट पास मुंबई के निकट एक रिवर है पिंजाल रिवर। तो दमन गंगा और पिंजाल रिवर को जोड़ने की परियोजना का नाम है दमन गंगा पिंजाल प्रोजेक्ट, दमन गंगा पिंजाल इंटरलिंक परियोजना। इसके द्वारा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है बृहद मुंबई को जल की सप्लाई करना, इसके तहत 2 बांध बनाए जा रहे हैं फ्रेंड्स। एक हो जाएगा आपका भूगढ़ जलाशय, दूसरा हो जाएगा खारघील जलाशय, ठीक है ना। अब इनको इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, भूगढ़ जलाशय ये बनाया जाएगा पिंजाल नदी पर। दूसरा आपका आ जाएगा
गिहिल, खारगिहिल जलाशय, ये पिंजाल नदी की एक सहायक नदी बाघ रिवर, वहाँ पर बनाए जा रहे हैं। यहाँ से जो जल की आपूर्ति है वो दमनगंगा तक और मुंबई तक की जाएगी, और मुंबई को 895 मिलियन क्यूबिक मीटर जो जल है वो उपलब्ध हो सकेगा। सो फ्रेंड्स, ये थी दमनगंगा और आपका पिंजाल रिवर परियोजना। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कुछ परियोजनाएं। कृष्णा गोदावरी, कृष्णा पेन्नार, पेन्नार कावेरी परियोजना को हम फिर कभी बाद में देखेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो फ्रेंड्स है वो अपना सोन नदी तंत्र को कंटिन्यू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।